ये क्या चालू हो गया भाई? मेरी क्लास कहाँ है? Good evening, welcome all of you. Welcome to Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka Bhargav and let's begin with a bit of chemistry. चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी, वहीं से पिक करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी n फैक्टर्स ऑफ सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और n फैक्टर्स के साथ साथ ऑफ सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और उनके साथ मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखा दी थी, राइट? तो चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके बाद फिर हम आगे की क्लास कैरी ऑन करेंगे। ओके, सो MnO4 माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने पोटेशियम परमैंगनेट की बात करी है। पोटेशियम परमैंगनेट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीडियम डिपेंडेंट है, तीनों तरह के मीडियम्स में ये काम करता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो डिपेंड करता है कौन से मीडियम में आप इसे यूज कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से, अरे भाई एम आई ऑडिबल और नॉट विजिबल? चलो देव्यायन, थैंक यू सो मच, ये बच्चा अपना काम पूरा कर देता है, थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, तो ये मीडियम डिपेंडेंट है, कौन से मीडियम में हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी रिएक्शन होती है, उसके हिसाब से इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूसरी बात, ये सेल्फ इंडिकेटर है, क्यों? क्योंकि इसका खुद का एक कलर है, इसका एक कलर है। कौन सा कलर है जल्दी बताइए? डार्क पिंक, राइट? डीप पिंक, डार्क पिंक, ब्राइट पिंक, मतलब मेजेंटा, राइट? पर्पलिश, ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाए तो पर्पल जैसा दिखता है, ठीक है? सो वो सारे कलर इसके साथ जाएंगे, बाकी आप उसे डीप पिंक या डार्क पिंक बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए हाँ, तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही आपने जितनी क्वांटिटी इसके लिए, जैसे ही ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये किसी ना किसी दूसरे आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर वैनिश हो जाएगा, या हम कहें ये डीकलराइज हो जाएगा, और जो बनेगा, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा क्या कलर नया बन रहा है। बाकी जो इंडिकेशन दे रहा है डार्क पिंक कलर, वो खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो एसिडिक मीडियम में अगर ये काम करता है, ठीक है, अगर हमने इसे एसिडिक मीडियम में एज एन इंडिकेटर यूज किया है, तो ये एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट आयन से कन्वर्ट होके Mn2 प्लस आयन बन जाएगा और इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। सो +7 से +5 में +2 में जाएगा, तो चेंज कितने का है? n फैक्टर कितना है? 5। देन अगर न्यूट्रल मीडियम होता है या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होता है, तो उसके अंदर ये बनाता है MnO2 +4, राइट? इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और इसका n फैक्टर हो जाता है 3। देन अगर बेसिक मीडियम में काम करता है तो ये बनाता है मैंगनेट आयन, दैट इज MnO4 2- और इसका n फैक्टर हो जाता है 2- और इसका n फैक्टर हो जाता है 1, ठीक है? +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। अब इनके कलर्स नोटिस कर लीजिए, +7 से +2 में जाता है, +2 स्टेट का कलर होता है कलरलेस, तो पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में अगर आप इसे यूज करेंगे तो क्या देखेंगे कि बेसिक मीडियम में आप देखेंगे कि जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट पूरा कंज्यूम हो गया, कलर ग्रीनिश अपीयर करने लग जाएगा वहां पे, और न्यूट्रल मीडियम में आप देखेंगे कि कलर ब्राउन हो जाएगा, पिंक से ब्राउन में कलर चेंज हो गया न्यूट्रल मीडियम में। बेसिक मीडियम में पिंक से ग्रीन कलर चेंज हो गया, राइट? इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी कि ये रिड्यूस किस किस को करता है, ठीक है? ये रिड्यूस किस किस को करता है? ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी, ये ऑक्सीडाइज किस किस को करता है? किसको करेगा? ऐसे सब्सटेंसेस को किसको करेगा? यहाँ पे देखो, जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, राइट? कि MnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग। अब मैंने आपको यहाँ ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी सिखा दिए, अगर आप ध्यान से देखें तो। एसिडिक मीडियम में हम कर रहे थे ये सारी रिएक्शंस कि MnO4 Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेगा। तो MnO4 माइनस, दैट इज परमैंगनेट आयन, इसको जब ऑक्सीडाइज करता है तो इस तरह से रिएक्शन होती है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Mn2+ में। एसिडिक मीडियम में खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा है, चलो एक बार पहले प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर। MnO4 माइनस जो है Mn2+ में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट्स याद करने हैं, प्रोडक्ट्स रिवाइज करने हैं, प्रोडक्ट्स रिकॉल करने हैं, मैं इसीलिए दोबारा रिपीट करा रही हूँ ये जल्दी जल्दी।
ओके, MnO4 खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में, Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में, एसिडिक मीडियम में, राइट। और वाटर H+ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए, एन फैक्टर्स देखिए, MnO4 का एन फैक्टर कितना है, +5, आयरन का Fe2+ का एन फैक्टर कितना है, फेरस का 1, राइट। ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सिलेट आयन रिड्यूस हो जाता है किस, ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सिलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में। सो MnO4- परमैंगनेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, ऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और H+ आयन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ये सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, राइट। और एन फैक्टर MnO4- का है 5 और ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर कितना है, 2। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती यहां कर देते हैं। ऑक्सिलेट का एन फैक्टर +3 से +4 में जाने पर एक एटम का 1 का चेंज है, और यहां ऑक्सिलेट में 2 कार्बन एटम है, इसलिए एन फैक्टर इसका 2 है, राइट। और बाकी सबके एन फैक्टर्स यहां लिख रखे थे हमने। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, आयोडाइड को ये आयोडीन में चेंज कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। MnO4- खुद कन्वर्ट हो गया Mn2+ में, आयोडाइड कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, H+ कन्वर्ट हो गया वाटर में। बताओ यही है। प्रोडक्ट्स याद करो, मेरे साथ बोलो और याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स याद रखने हैं दिव्यायन, यहां पे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। देखिए बाकी में तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो इनमें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन किस में रिड्यूस हो रहा है, ये करते करते आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली करेक्ट ही करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। MnO4 खुद Mn2+ में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हो जाएगी, H+ आयन एसिडिक मीडियम का H+ आयन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, दोनों तरह से काम करता है। सो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज किस में होता है, ऑक्सीजन में, राइट। MnO4- खुद कन्वर्ट हो गया Mn2+ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई ऑक्सीजन में, H+ कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। एन फैक्टर में चेंज देखिए, MnO4- का एन फैक्टर +5 है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एन फैक्टर हमेशा 2 ही रहता है, 2 ही रहता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे या वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, उसका एन फैक्टर 2 ही रहता है। और ये बात मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी थी, यहाँ पे इस बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है, लास्ट क्लास को रिकॉल करिएगा। Sn2+ अगेन कुछ और ऑक्सीडाइजिंग कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स, टिन Sn2+ Sn+4 में कन्वर्ट हो जाता है, Sn2+ Sn+4 में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, परमैंगनेट आयन की प्रेजेंस में। सो MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, Sn2+ Sn4+ में स्टैनिक में कन्वर्ट हो जाता है, H+ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए, लास्ट रिएक्शन जो हमने करी थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, सल्फेट आयन के अंदर। सो MnO4 जो है वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाती है, और H+ जो है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, KMnO4 की प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, हम तो पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरा सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो दूसरा सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। पहुंच गए आप सही जगह पे। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मैंने इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ना सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स भी डिस्कस किए हैं। ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन से ही शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं, इस रिएक्शन से ही शुरू करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर देखिए, अगर यहाँ पे MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है,
बिल्कुल कर रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 से +4 में, सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ मेटल की बात करी, Sn2+, stannous MnO4- is acting as an oxidizing agent. So Sn2+ is acting as a reducing agent. So tin +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को भी तो रिड्यूस कर रहा है। MnO4- को वो रिड्यूस कर देता है +2 के अंदर। सो अगेन मेटल हियर इन अ लोअर वैलेंसी इज एक्टिंग एज अ मेटल विद लोअर वैलेंसी इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अगला देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाउ हाइड्रोजन परऑक्साइड -1 से अगर वो 0 में जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर। तो छूटा, हाँ ये कवर कर लिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में। सो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और वो परमैंगनेट आयन को Mn2+ आयन में कन्वर्ट कर रहा है। अगली रिएक्शन, आयोडाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। आपने सुना होगा अक्सर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं बार बार, पोटेशियम आयोडाइड टाइट्रेशन रिएक्शन में आप बार बार सुनेंगे और काफी सारी रिएक्शंस में आप बार बार सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे MnO4- जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और आयोडाइड आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली ऑक्सिलेट आयन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और MnO4 यहाँ पे MnO4- परमैंगनेट आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सो oxalate ion is getting oxidized to carbon dioxide while it is reducing MnO4- permanganate ion to Mn2+। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, बार बार मैं लैंग्वेज रिपीट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको ये भाषा याद हो जाए, आप इससे एकदम यू आर थरो विद दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, सो यू गेट थरो विद द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। जब भी आप भी रीड करें तो आप इसी तरीके से रीड करिए। जब आप पढ़ रहे हो रिएक्शन, इसी तरीके से पढ़ना है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है और कौन रिड्यूस होके क्या बन रहा है, राइट। तो आपको वो लैंग्वेज बार बार आपको याद हो जाए। ये लैंग्वेज आप जब भी पढ़ें, आपको एक क्वेश्चन पढ़ें या आप किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आए, आप वहां जाके कंफ्यूज ना हो, यही आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे MnO4। अभी मैंने टिन का एग्जाम्पल लिया था, Sn2+। आप देखिए ये आयरन भी लोअर वैलेंसी में है, आयरन भी लोअर वैलेंसी में। फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक व्हाइल it is reducing permanganate ion to Mn2+. So here it is acting as a reducing agent and here this MnO4 is acting as an oxidizing agent. जल्दी से एक बार ये सब चीजें फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कराए हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम भी जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल कर लीजिए। यस, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में है, देखिए जिसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो हायर में जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, अगर वो लोअर में जा रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा किसके कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। डिपेंड करता है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मूव कर सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलते हैं।
सो नेक्स्ट वन, ये तार फिर फंस गया। चलिए, सो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड क्या नंबर यूज किया था अपन ने, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, इसी के आगे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम इसी के आगे बात कर रहे हैं, यही कर लेते हैं ना। सेकंड इज KMN, अच्छा KMNO4 तो हो गया, K2Cr2O7, K2Cr2O7 नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा एक बात, ये जो अभी तक KMNO4 की रिएक्शंस करी थी हमने, ये सारी एसिडिक मीडियम में ही मैंने डिस्कस करी हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम, ये जो ऑक्सीडाइज एसिडिक मीडियम है, इसी के प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसके प्रोडक्ट्स आपको दिए नहीं जाते हैं, लेकिन जो बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, उसके प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादातर बता दिए जाते हैं। ठीक है, सो आपको इनके बेसिकली याद रखने हैं और बाकी के बता दिए जाते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर भी बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस ऑल्सो वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, वर्क्स, अच्छा वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। KMNO4 हमने देखा तीनों मीडियम्स में काम करता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेसर कह सकते हैं, लेसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या थोड़ा सा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर KMNO से कम, KMNO4 से कम, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट से थोड़ा सा हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकियों से स्ट्रॉन्ग है, मगर पोटेशियम परमैंगनेट से थोड़ा सा हल्का, रिलेटिवली लेसर स्ट्रेंथ है इसकी, स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जब भी रिलेटिव की बात करें यानी कि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, लेसर देन KMNO4, स्ट्रेंथ रिलेटिवली लेस है KMNO4 से, और यहां पर स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली लेस देन KMNO4, और ये भी सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, ये भी सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। कोई बता सकता है मुझे इसका कलर क्या है? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? डज एनीबडी नो इट? लेट मी सी इफ यू नो इट, टाइप करके बताएं जल्दी से, इसका कलर क्या है? ये भी सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, इसका भी खुद का ओरिजिनल एक कलर है। जैसे ही आप इसे जैसे ही ये यूटिलाइज हो जाएगा पूरा, इसका एंड पॉइंट आ जाएगा टाइट्रेशन में, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। सो जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है। ठीक है, एंड जितनी भी रिएक्शंस KMNO4 दिखाता है, वो सारी की सारी रिएक्शंस जो है ये भी दिखाता है। ठीक है, K2Cr2O7 ये भी सारी की सारी रिएक्शंस दिखाता है और ये उनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं, चलो, ऑल रिएक्शंस शोन बाय KMNO4 will be shown by K2Cr2O7 also as follows। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम इसको कैरी ऑन कराते हैं। तो K2Cr2O7 में से हम K को हटा दें, स्पेक्टेटर आयन, कोई काम नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आएगा, तो हमें बात किसकी करनी है? Cr2O7। Cr2O7 जो है एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? आई होप आप अब तक ये निकालना सीख गए होंगे और इसके अंदर आप बहुत एफिशिएंट और थरो हो गए होंगे। मुझे जवाब नहीं आया है इतने सारे लोग होने के बाद भी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है। मुझे आप कलर बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर, राइट। सो K2Cr2O7 इसका ये चेंज हो जाता है Cr3+ में। सो अब ये एसिडिक मीडियम में कितना चेंज कर रहा है, इसका n फैक्टर कैलकुलेट करिए। ये एसिडिक मीडियम के अंदर, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है +6 से +3। चेंज कितने का है, 3 का। एक एटम के लिए 3 का चेंज है, 2 एटम्स हैं यहाँ आयन में, K2Cr2O7 2-, ठीक है, आयन है, राइट। तो चेंज कितने का है, कितने का चेंज है, टोटल n फैक्टर जो है, n फैक्टर कितना है इसका, n फैक्टर इज 2 × 3 दैट इज 6। सो n फैक्टर इसका कितना आ गया है 6, और इसका n फैक्टर रिवर्स देके Cr3+ से Cr+6 में जाए तो n फैक्टर इज 3, n फैक्टर इज 3, ठीक है। अब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Cr3+ में, +6 से +3, +6 से +3। सो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं पता, अरे भाई ऑरेंज कलर का होता है भाई, ऑरेंज कलर का। चलिए जी, ओके, ठीक है, ये खुद 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकियों को कैसे कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले देखते हैं किसके किसके कन्वर्जन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हम वो सारे कन्वर्जन्स की बात करेंगे जो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए करे थे। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, Fe2+ को ये कन्वर्ट कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ में। सो कैसे रिएक्शन होगी, Cr2O7 2- प्लस Fe2+ प्लस H+, ये कन्वर्ट करेगा किस में, अब बताओ, Cr2O7 2- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में, Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में, और H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। जल्दी से इन सबके n फैक्टर निकालो, जल्दी से इन सबके n फैक्टर निकालो क्विकली। हमने देखिए सेम रिएक्शंस करी हैं, हमने बिल्कुल सेम रिएक्शन करी है ताकि आपको याद हो जाए, बिल्कुल सेम रिएक्शन करी है। जल्दी से इनके n फैक्टर्स निकालिए फटाफट, साथ साथ काम करिए ताकि आप यहाँ पे यहीं के यहीं सीख जाएं। जल्दी से n फैक्टर कैलकुलेट करिए, फटाफट n फैक्टर कैलकुलेट करिए और लिखिए जल्दी से किसका कितना n फैक्टर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का n फैक्टर कितना है, हमने देखिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का n फैक्टर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। यस, करेक्ट क्रिश, करेक्ट दिव्यायन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर n फैक्टर देख लेते हैं भाई, मैं भी लिखी दूं। यहाँ पे n फैक्टर कितना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब डाइक्रोमेट आयन का n फैक्टर कितना आ रहा है 6, इसका कितना 2+ से 3+, एक का चेंज है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना है 1, ठीक है, n फैक्टर है 1, 2 से 3 एक ही आयन है, राइट, एक ही एटम है आयन में, सो 1। नाउ नेक्स्ट वन हमने किसके साथ करा था, ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 CO2, राइट। ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो आप बताइए, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2- प्लस C2O4 ऑक्सिलेट आयन प्लस H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cr3+ बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। जल्दी से n फैक्टर निकालिए, देखिए प्रोडक्ट्स याद करते चलिए, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ, राइट, बार बार लिख रही हूँ ताकि प्रोडक्ट्स याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेलो सैंडी, चलिए आप, आई होप आपने यहाँ पे भी n फैक्टर्स निकाल लिए होंगे और अब आपको n फैक्टर्स भी देखते ही याद हो गए होंगे
कैसे? Cr2O7 2 माइनस क्या बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन के अंदर एन फैक्टर कितना है? 6। ऑक्सिलेट +3 से +4, +3 से +4, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, सो हियर एन फैक्टर इज 2। कितना है एन फैक्टर? 2। सो एन फैक्टर साथ साथ निकालते चलना है, बार बार आपको। अभी आपको प्रैक्टिकल यूसेज दिख जाएगा एन फैक्टर का। अभी हम आगे जो बात करने वाले हैं आज, ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारा एन फैक्टर यूज करना है। बाय नाउ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होनी चाहिए। थर्ड वन, आयोडाइड टू आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। सो Cr2O7 2 माइनस प्लस आयोडाइड आयन। मुझसे पहले लिख लेनी चाहिए, पता है आपको ये रिएक्शन अब, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू फॉलो। हम सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट होते चले जाएं यहीं पे। मुझसे पहले लिख लेनी चाहिए रिएक्शन भी और एन फैक्टर भी। ओके कम ऑन, हर बार हमको एक ही काम करना है। एन फैक्टर Cr2O7 क्रोमियम का +6, क्रोमियम +3 में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज? 3 का चेंज, एक एटम के लिए 3 का चेंज। एन फैक्टर यहाँ पे है 6। आयोडाइड, आयोडीन से आयोडाइड से -1 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने एटम है? एक ही एटम है, राइट। सो यहाँ पे आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रही हूं, जिस तरफ से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, जिस तरफ से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उधर के ही नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं। यानी कि आयोडाइड में एक ही आयोडीन है, इसलिए आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आयोडीन से कंफ्यूज मत होना। जब आयोडीन का एन फैक्टर निकालो तब 2 से मल्टीप्लाई करना। जब आयोडीन का एन फैक्टर निकालोगे तब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वहां पे 0 से 1 का चेंज है। 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है एक एटम के लिए। लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि एटम्स 2 हैं वहां पे, 1 मोल, ठीक है। सो बस इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार याद दिला रही हूं। करेक्ट लिख लिया है, वेरी गुड दिव्यायन, बहुत बढ़िया। ऑक्सिलेट आयन का 2, करेक्ट दिव्यायन, करेक्ट क्रिश, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन अब हमने नेक्स्ट क्या करा था? H2S2 सल्फर। H2S2 सल्फर, H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। H2S ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? खटाखट लिखते जाओ जल्दी जल्दी। Cr3 प्लस सल्फर प्लस H2O। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इधर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। +6 से +3, अब तो खटाखट हो जाएगा। एन फैक्टर कितना है? 6। इधर एन फैक्टर कितना है सल्फाइड में? -2 से 0, कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, तो एन फैक्टर हो गया 2, राइट। और यहाँ पे एन फैक्टर +6 से +3 में गया है क्रोमियम। आई होप आपने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट वन, मूविंग फर्दर, DH2S के बाद हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का केस देखा था। नेक्स्ट क्या था? ये ABCD H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीजन। Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O2 प्लस H+ एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, डाइक्रोमेट क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा 3+ क्रोमियम आयन, और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और H+ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्रोमियम का 3+ दिख रहा है, इधर O2 -1 है और इधर क्रोमियम है +6, ठीक है, क्रोमियम है +6। सो एन फैक्टर क्विकली, एन फैक्टर इधर कितना है? 6, इधर कितना है एन फैक्टर? याद रखिएगा 2 ही रहने वाला है। सो 6 and 2 कर लिया, ओके ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था? नेक्स्ट हमने
नेक्स्ट हमने टिन और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करा था। चलिए नेक्स्ट हमने टिन SN2+, 2SN4+, right? So again dichromate 2- SN2+ plus H+ will give you Cr3+ plus SN4+ plus H2O। एन फैक्टर क्रोमियम का इधर, सॉरी डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6, 2+ से 4+, राइट? सो एन फैक्टर विल बी 2। आई होप आपने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्या था ये, एफ जी जी। नेक्स्ट था आपका सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट आयन। सो अब यहाँ पे डाइक्रोमेट Cr2O7 2- प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H+ विल गिव यू Cr3+ प्लस SO4 2- प्लस H2O। यहाँ पे +6, यहाँ +3, यहाँ +4 और यहाँ +6। सो n फैक्टर इसका 6, इसका n फैक्टर हो गया 2। 4 से 2 का चेंज, 2 का चेंज है, +4 से +6 में एन फैक्टर निकालने में आई थिंक अभी आप लोग भी परफेक्ट हो गए होंगे बाय नाउ। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। हाँ, SO2 का एन फैक्टर 2 है, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ साथ करते चलिए। क्रिश अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? क्रिश अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इस टॉपिक में? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो ग्रेट। चलो भाई बढ़े आगे। ओके, सो हियर आपने जैसे हमने KMnO4 के करे थे वैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी कर लिए। अब मन में एक सवाल तो आ रहा होगा ना कि भाई जब पोटेशियम परमैंगनेट से काम चल सकता है तो डाइक्रोमेट लगाने की क्या जरूरत है? इतने सारे कंपाउंड्स ला के फिर हमारे दिमाग की दही क्यों कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुछ एक जगह जैसे KMnO4 जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे किस में काम कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में। तो कोई ऐसा एसिडिक मीडियम है जहां पे ये काम नहीं कर पाएगा KMnO4? वहां पे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की जरूरत हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे और कहाँ पे। ये तो हम इतने ही रिएक्शंस थे, लेकिन अब हम आगे थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। MnO4- प्लस Fe2+ प्लस HCl, अगर हम इसे HCl के प्रेजेंस में यूज करते हैं। KMnO4 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप देखो यहाँ पे अगर HCl है, दूसरे एसिड्स की प्रेजेंस में तो ये काम करेगा, लेकिन ऐसी जगह हो सकती है ना जहाँ किसी रिएक्शन के अंदर आपके पास HCl प्रेजेंट हो। ठीक है, वहां पे हम इसे एज अ इंडिकेटर यूज कर रहे हो। अभी हम Fe का हम टाइट्रेशन करा रहे हैं जहाँ पे हम Fe देख रहे हैं कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा Fe2+। तो वहां पे अगर हमारे पास HCl के साथ रिएक्शन है और हम वहां पे इसकी स्टोइकियोमेट्री चेक कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा आप देखो। MnO4 जो है वो Fe2+ को 3+ में कन्वर्ट कर देगा, खुद Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साथ साथ क्लोरीन को HCl में जो प्रेजेंट क्लोरीन है उसको भी क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट, तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर इसको हम एस्टिमेट करें कि कितना HCl रिक्वायर्ड है Fe2+, हमने किस लिए यूज किया है, ध्यान से समझना। इसका बेसिक आइडिया क्या है, हमने यहाँ पे Fe2+ को आयरन को कितना HCl रिक्वायर्ड है ऑक्सीडाइज कराने में, ये
चेक करना है कितने HCl को कितने आयरन की रिक्वायरमेंट है, या हम यूं कहें आयरन के साथ कितना HCl रिक्वायर्ड है। इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखने के बाद इतने गिवन आयरन के साथ कितना HCl रिक्वायर्ड है इसको पूरा ऑक्सीडाइज कराने के लिए, अगर हमें ये चेक करना है। और उसके अंदर अगर हमने KMnO4 डाल दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन को जितना HCl रिक्वायर्ड है वो तो यूज हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्योंकि MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन जो है वो भी HCl को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, तो इस रिएक्शन के होने के बाद और भी रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें करेक्ट एस्टिमेशन नहीं मिल पाएगा कितना HCl रिक्वायर्ड है, आयरन के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि आयरन के साथ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी HCl जो बचा है उसका रिएक्शन KMnO4 के साथ हो रहा है, राइट। तो ऐसी जगहों पे जहां पे KMnO4 एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, वहां पे फिर हम KMnO4 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, राइट। वहां पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसमें, अरे तो हमें करेक्ट HCl होने से अलग ये होगा, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, राइट। अच्छा चलो, Fe2+ का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 से, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हम KMnO4 से करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सो क्या होगा, ये MnO4 जो है वो HCl को भी तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए वो टाइट्रेशन में, देखो ये सिर्फ इसका लेना देना नहीं है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपके मन में कहीं से सवाल आ जाएगा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो फिर हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों यूज कर रहे हैं जबकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है। हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ एसिड्स के साथ किसी टाइट्रेशन के अंदर कुछ एसिड्स के साथ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो उन एसिड्स को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन होना है, इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कन्वर्जन हो जाना चाहिए। मतलब हमें जितना हम क्या करना चाहते हैं, हमको वॉल्यूम्स मेजर करनी होती है, कितने एसिड कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है कितने रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करने में, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है या रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में इतने रिड्यूसिंग एजेंट को इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। सो ये इक्विवेलेंट वेट्स में काम करता है, लेकिन क्या होगा, इतना जितना भी क्वांटिटी, मान लीजिए 2 ml, इसका 2 ml इसके 2 ml के साथ रिएक्शन करके यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फर्दर इसके साथ भी तो रिएक्शन कर रहा है और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने में अनदर 4 ml यूटिलाइज हो गया HCl के साथ, ठीक है। तो अब आपको करेक्ट रीडिंग आपको चाहिए कितनी थी, इसके 2 ml के लिए इसका कितना ml रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका कलर चेंज कब आ रहा है 6 ml पे, तो क्या ये करेक्ट रीडिंग है, नहीं, HCl की प्रेजेंस होने की वजह से रीडिंग करेक्ट नहीं आ रही है। सो इस वजह से, और क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि MnO4 जो है वो इसके साथ भी रिएक्शन फर्दर कर लेता है, HCl को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन में, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखो, ऐसी जगहों पे जहां पे KMnO4 यूटिलाइज नहीं किया जा सकता बिकॉज वो एसिड के साथ भी फर्दर रिएक्शन कर लेता है, वहां पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। बस इतना सा याद रखो। क्या इतनी बात क्लियर है? टाइट्रेशन मतलब आगे रिएक्शंस करेंगे, वो मैं समझाऊंगी पूरी, वो बात हम डिटेल में करेंगे। अब टाइट्रेशन मैं यहाँ नहीं शुरू कर सकती हूँ, टाइट्रेशन पूरा अलग कॉन्सेप्ट है जो इसी चैप्टर में और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी बात पे हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप बस इतना सा समझो, जितनी वॉल्यूम हमको इसकी रिक्वायर्ड जाननी थी कि कितनी यूटिलाइज करने के लिए चाहिए, कितनी ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको Fe2+ को कितनी ऑक्सीडाइज करने के लिए इसकी वॉल्यूम चाहिए, वो रीडिंग गलत आएगी। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पार्ट HCl के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो ज्यादा क्वांटिटी MnO4 माइनस की परमैंगनेट की ज्यादा क्वांटिटी यूटिलाइज हो जाएगी जितनी एक्चुअली होनी चाहिए थी उससे, ठीक है।
अरे दिव्यायन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मन में आपके सवाल आता इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस पे आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, कोई आपको ये यूज करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने अभी ये उठ उठ के ये सवाल आ ही जाता है मन में, इसलिए मैंने ये बात बता दी है, ठीक है। चलो, सो आप ये याद रखो कि आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को HCl को छोड़ के आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 की प्रेजेंस में आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी और पोटेशियम परमैंगनेट को भी, दोनों को यूज कर सकते हो। तीसरे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ हम आते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अभी अभी मैंने आपसे कहा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। सो यहाँ पे अब हम, इट कैन एक्ट एज, वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट दिस, इट कैन एक्ट एज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। दोनों की बात कर लेंगे, और तो ध्यान से देखें, बस प्रोडक्ट बदलते हैं। इटसेल्फ गेट्स, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब आप देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो कम होने पे अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। परऑक्साइड है, परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। -1 से ये रिड्यूस होके कहाँ जा सकता है, -2 में जा सकता है। -1 से रिड्यूस होके कहाँ जा सकता है, -2 में जा सकता है। और -2 में जो इसका कंपाउंड बनता है वो बनता है वाटर। -2 में जो इसका कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, वो बनता है वाटर। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में ही चेंज आएगा, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है तो वो वाटर प्रोडक्ट बनाएगी, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगी, ऑक्सीजन, जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे आप बस इसका एन फैक्टर चेक कर लीजिए, बाकी बात हम यहाँ सारी कर चुके हैं। आप देखो -1 से 0, -1 से -2, -1 से -2 कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। कितने एटम के लिए, 1 एटम के लिए। यहाँ कितने एटम है परऑक्साइड में, 2। सो एन फैक्टर विल बी 2। ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए। पहले भी एन फैक्टर 2 ही था और अभी भी एन फैक्टर 2 ही है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। दोनों ही केस में आप यहाँ पर भी देख लीजिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर भी आप देख लीजिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ gets oxidized, ठीक है। तो H2O2 से क्या बना रही है, ये O2 बना रही है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है -1 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, -1 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, राइट। सो ऑक्सीजन ही है वो प्रोडक्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाएगी, ऑक्सीजन ही वो प्रोडक्ट बनाएगी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। एन फैक्टर जल्दी से कैलकुलेट करिए यहाँ पे, अगेन 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो एन फैक्टर दोनों ही केसेस में सेम रहता है। एन फैक्टर चेंज नहीं होता हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ये याद रखने वाली बात है। ओनली प्रोडक्ट्स चेंज, इसको चाहे तो यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। एन फैक्टर remains the same only
प्रोडक्ट्स चेंज, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और इधर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। सो इस वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी तो वाटर प्रोडक्ट बनाएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनाएगी। हाँ, एन फैक्टर दोनों में चेंज सेम ही है, ठीक है, एन फैक्टर दोनों में सेम ही है। ओके, देन नेक्स्ट एन फैक्टर दोनों में सेम ही है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैं मार्क ही करा देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज दिस परमैंगनेट आयन। फिर इसके बाद फेरस ऑक्जेलेट, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। आयोडाइड, H2S, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये अगेन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन हुआ है, राइट। ये सब मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड फिर से आ गया है, मतलब वही सेम चीज है जो मैंने यहाँ मार्क कर दिए। कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको मैं आपको करा देती हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं फिर भी करा देती हूँ, कहीं कहीं पे यूज हो रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए, राइट। कौन सा नंबर था ये, 3, 4, ठीक है। PbO2, ठीक है, PbO2। तो PbO2 जब इसका ऑक्सीडेशन, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये बदल जाएगा Pb+2 में, लेड +2, ये +4 से +2 में चेंज हो जाएगा। इसका आयन फैक्टर देख लीजिए, इसका आयन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट वन, ये जैसे XO3-, यहाँ X क्या है, हैलोजेंस, X क्या है, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन को कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। XO3-, ये कन्वर्ट हो जाएगा X-, एन फैक्टर चेक कर लीजिए, X का 3 2 6, 6 -1 +5, ठीक है। X फैक्टर यहाँ X फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ पे -1 है, चेंज कितने का है, 6 का चेंज है। सो इधर एन फैक्टर जो है कितना हो गया, 6, एन फैक्टर कितना हो गया, 6। इसके अलावा एक और है, HNO3 के फॉर्म में आप इसे यूज करते हैं, नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन जो है ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। नाइट्रेट आयन जो है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट है, कंसेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, राइट। इस हिसाब से तो इसके प्रोडक्ट्स क्या होता है, अगर जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है वो मेंशन्ड होगा। बस आपको यहाँ पे ठीक से एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, नाइट्रेट आयन जो कि कहाँ से आएगा, HNO3 से आएगा। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ से +5 है, या फिर इसका प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, अमोनियम आयन प्रोडक्ट बन सकता है इसका एक, दूसरा प्रोडक्ट इसका बन सकता है N2O गैस, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और भी प्रोडक्ट बन सकता है NO2 बन सकता है। सो ये अलग अलग नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बन सकते हैं। सो इन सब के अंदर एन फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। प्रोडक्ट हाउएवर आपको गिवन होगा ऐसे केसेस में जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा क्योंकि आप नहीं बता सकते कि
कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे, ठीक है। सो इस केस में आपको प्रोडक्ट जो है वो गिवन होगा। बाइनोमियल थ्योरम, दिव्यायन H2O2 के रिएक्शंस क्या होंगे, मतलब जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो खुद किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, अभी हमने करा ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो खुद वाटर बनाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तब खुद ऑक्सीजन बनाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अभी रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, मैंने भी आपको यहाँ इस पूरे रिएक्शंस में बताए थे। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है, देखो मैंने मार्क करे थे यहाँ, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, खुद अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होना है, +4 से +6 हो जाना है, राइट। वही चेंज होगा जो यहाँ पर हुआ था, सेम वैसी ही रिएक्शंस होंगी जो अभी यहाँ पे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराई थी, प्रोडक्ट वही सेम बनेगा। बाइनोमियल थ्योरम बेटा मैथ्स में समझी जाएगी, मैं कैसे समझाऊं, बात मुझे नहीं आती, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, बेटा आपको पुराने वीडियोस वॉच करने पड़ेंगे, हमने कम से कम 4 वीडियोस करे हैं एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उन चारों के अंदर हमने अलग अलग तरीके से एन फैक्टर सीखा है। यस दिव्यायन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब एसिडिक मीडियम में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हम एसिडिक मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की, सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस कर लिए, इनके अलावा जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, हमने H2S डिस्कस किया, हमने ऑक्जेलेट आयन डिस्कस किया, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिस्कस किया, हमने SN2+ डिस्कस किया, हमने Fe3+ डिस्कस किया, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, राइट। ये सारे आप इसको दोबारा बैठ के पढ़िएगा, अब आप इस रिएक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट की नजर से देख के पढ़िएगा। अभी तक हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में किया, आपका काम है आज बैठ के इन सारे रिएक्शन वही सेम होनी है, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस को अब ऐसे समझिएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करें, देखिएगा प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। अब आपको बस सिर्फ अपना नजरिया बदलना है उसको देख के। आज ये होमवर्क है, ये सारी रिएक्शंस वापस से एनालाइज करेंगे आप, जितनी भी रिएक्शंस हमने पिछली क्लास में और इस क्लास में करी है वो सब आप रिड्यूसिंग एजेंट की नजर से देखेंगे, ठीक है, और उनको लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो डिस्कस किए उनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देती हूँ, वैसे तो सम कॉमन reducing agents other than discussed before, earlier, इससे पहले जो अभी डिस्कस किया उसके अलावा जैसे हमने ऑक्सिलेट आयन डिस्कस कर लिया है, राइट। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही है आपको, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3, या फिर हम इसको लिखें S2O3। किसी को याद है ये आयन, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ मैंने पढ़ाया था, नाम बता दो बस इसका, मैंने इसको पढ़ाया था बहुत डिटेल में, हमने इसको काफी सारा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और हमने स्ट्रक्चर से इसका एन फैक्टर कैलकुलेट किया था, याद है। हम तो इसका जल्दी से मुझे नाम बताओ, जल्दी नाम रिकॉल करके बताओ, ठीक है। और ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये बदल जाता है, ये जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है S4O6 2- में, किसमें, S4O6 2- में।
ये कन्वर्ट हो जाता है S426O- में। इसका नाम बताओ, देखें किसको याद है इसका नाम। अच्छा, इसका नाम मैंने बताया था, आपको याद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, चलो अब तुम ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो मैं बता देती हूँ। इसका नाम है सोडियम थियोसल्फेट। इसका नाम है सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थियोसल्फेट, या फिर इट इज कॉमनली नोन एज हाइपो। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बहुत बार आप इसका नाम सुनेंगे टाइट्रेशन में, विच इज गोइंग टू फॉलो these lectures in the redox chapter itself। टाइट्रेशन के अंदर आप इसका नाम बार बार सुनेंगे, बार बार। जैसे अगर ये सोडियम थायोसल्फेट नाम ना दिया गया हो, केवल हाइपो के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो, तो केवल हाइपो भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। स्टार कभी बनेगा? हाँ बन गया, चलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है ये? सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपो। नाम से भी पता होना चाहिए, कंपाउंड से भी पता होना चाहिए, और ये आयन भी पता होना चाहिए। ये क्या नाम है इसका? थायोसल्फेट आयन। और इसने बनाया क्या है? अब बताओ, याद आया कि नहीं आया? मुझे देखा है, देख लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये है सोडियम थायोसल्फेट या थायोसल्फेट आयन, और ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टेट्रा थायोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, S4O6 2-। ठीक है, तो ये टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है इसका एन फैक्टर कैलकुलेशन। आप देखो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बताओ सल्फर पे क्या एन फैक्टर है? दोनों जगह सल्फर पे एन फैक्टर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। दिव्यांग गलत जवाब है बेटा, गलत जवाब है बेटे जी, बिल्कुल गलत जवाब है। किसका निकाला है क्रिश एन फैक्टर? नाम लिखो। S2O3 2- का निकाला है एन फैक्टर। अच्छा पार्थ, तुम्हें तो आ गया एन फैक्टर, वेरी गुड। ठीक है, पर निकाला किसका है? कैलकुलेट किसका करा है? एन फैक्टर बेटा किसका कैलकुलेट करा है? अगर आप देखेंगे 3 2 6, 6 - 2 4, एंड 4 से 2 एटम्स का, तो यहाँ थायोसल्फेट में सल्फर का एन फैक्टर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और टेट्राथायोनेट के अंदर आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5। सो यहाँ पे 2 से 2.5, यहाँ पे एन फैक्टर डिफरेंस कितना है? 0.5 इंटू 2, तो एन फैक्टर आएगा 1। एन फैक्टर आएगा 1। थायोसल्फेट आयन के अंदर सल्फर, थायोसल्फेट का एन फैक्टर कितना है? 1। इधर टेट्राथायोनेट में रिवर्स बात करें, टेट्राथायोनेट में एन फैक्टर 2.5 - 2, 0.5, 0.5। एटम्स कितने हैं? 4, तो यहाँ एन फैक्टर आएगा 2। टेट्राथायोनेट का एन फैक्टर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट याद रखना है, ये प्रोडक्ट आपको याद ही रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं। इसका रिएक्शन जब आयोडीन के साथ होता है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो हाँ, इसका रिएक्शन ये S2O3 2-। कौन है ये? नाम बोलो, कौन है ये? साथ साथ नाम बोलो, कौन है ये? क्या बताया तुमने? एन फैक्टर 1 बताया है। मैंने एन फैक्टर थोड़ी पूछा था, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था।
ठीक है, चलो ओके। सो इट अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, थियोसल्फेट। थियोसल्फेट जब आयोडीन के साथ या आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, इसका आयोडीन के साथ टाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये आयोडीन को जो है कन्वर्ट कर देता है आयोडाइड में, आयोडीन को कन्वर्ट कर देता है आयोडाइड में, और खुद कन्वर्ट हो जाता है, खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेट्राथायोनेट में, खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेट्राथायोनेट में। ठीक है, खुद कन्वर्ट हो जाता है टेट्राथायोनेट में। ये रिएक्शन लर्न करनी है, ये प्रोडक्ट्स लर्न करने हैं, ये रिएक्शन लर्न करनी है, ये प्रोडक्ट्स लर्न करने हैं, ये रिएक्शन लर्न करनी है। 5 बार रिपीट करो, अभी लिखो 5 बार, ये रिएक्शन लर्न करनी है और ये प्रोडक्ट्स भी लर्न करने हैं। ठीक है, पिछला स्लाइड दिखा दो। क्यों भैया, तुम पीछे कर लो ना, मेरी क्लास क्यों पीछे करवा रहे हो। चलो, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स भी लर्न करना है और ये रिएक्शन भी लर्न करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायोसल्फेट और ये टेट्राथायोनेट आयन, नाम भी याद रहने चाहिए, राइट। थायोसल्फेट एंड टेट्राथायोनेट आयन, इनके अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट करो, सबके एन फैक्टर्स कैलकुलेट करो जल्दी से, एन फैक्टर कैलकुलेट करो जल्दी से, एन फैक्टर कैलकुलेट करो सबके। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हम टाइट्रेशन करेंगे जब, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद ही करनी है आपको। ठीक है, एन फैक्टर ओके करेक्ट है, एन फैक्टर टेट्राथायोनेट थायोसल्फेट आयन का 1 है, आयोडीन का 2 है, 0 से 1 का चेंज, और 2 एटम्स, आयोडाइड का 1 है और थायोसल्फेट का टेट्राथायोनेट का 2 है, करेक्ट है। थायोसल्फेट का 1 है, हाँ बिल्कुल 1 है, करेक्ट है क्रिश, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए, और बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स बता देती हूँ आपको क्विकली। ये कौन से नंबर का था, फर्स्ट सेकंड ना, थर्ड ना, थर्ड वन आप कर चुके हैं वैसे तो, H2O2, ठीक है, O2 ये डन है ऑलरेडी, इसलिए मैंने डन लिख दिया, डन अर्लियर। देन नेक्स्ट 4th वन H2S। H2S में थोड़ा सा देख लें, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, सल्फर भी बना सकती है, क्योंकि देखिए सल्फर जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सो सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फेट आयन, ठीक है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती है। सो ये भी आपको बता ही दिए जाते हैं ऐसे केसेस में। जल्दी से इसके एन फैक्टर्स देख लीजिए, यहाँ पे एन फैक्टर इसका है 2, यहाँ पे इसका एन फैक्टर है +4, -2 से +4 जाएगा 6, और सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फेट आयन दोनों में यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों केसेस में, +6 से -2 8 का चेंज है, एन फैक्टर यहाँ पे 8 है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट्स विल बी गिवन। ठीक है, जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो फिर प्रोडक्ट बता दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक और बस 5वें नंबर पे मैं आपको डिस्कस कर लूँ, यहाँ पे कौन सा, नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट आयन +5 स्टेट में। अब बताओ, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो खुद क्या होगा, नाइट्राइट आयन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, नाइट्राइट होगा, ये प्लस NO2 माइनस, ठीक है, 2 2s are 4 and 1 here +3, राइट। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी कि 3 से ऊपर नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, 5, क्या हो सकता है, 5। सो ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, मतलब ये छोटे छोटे लॉजिक सीखते चलिए। क्या सिखा रही हूँ आपको, छोटे छोटे लॉजिक सिखा रही हूँ। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा ही। अब नाइट्रेट बताओ ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज नाइट्रेट आयन फर्दर HNO3 फर्दर खुद ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकता, बताइए। मतलब
वहां उसको कोई रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, जल्दी बताओ। NO3 माइनस अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन को एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा। और नाइट्रेट आयन के अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर स्कोप ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे वो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फर्दर वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो इसलिए यहाँ नाइट्राइट आयन आया है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। एन फैक्टर कैलकुलेट करो फटाफट, एन फैक्टर कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। लास्ट वन पोटेशियम आयोडाइड, ये मैं सब बता चुकी हूँ, बाकी आपको क्लैरिटी के लिए अलग से लिखने के लिए कौन क्या बनाएगा। तो आयोडाइड आयन जो है वो क्या होता है, आयोडीन में रिड्यूस हो जाता है। इधर एन फैक्टर क्या है, जल्दी बताओ, एन फैक्टर -1 से 0, सो एन फैक्टर इज 1। देखो ये हो गए भैया सारे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनका खुद का क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी है, लेकिन इसका रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके साथ आपको बैठना है और बस दिमाग में इस चीज़ों को असेंबल करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही काम करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब खुद रिड्यूस होगा तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों हाफ्स को जोड़ के आपको बस अपने दिमाग में इसको समझना है। वैसे मैंने यहाँ पूरा डिस्कस किया हुआ एक एक चीज, आपको बस अब उसे अपने शब्दों में दोबारा से लिखना है एक बार, ठीक है। ये आज का टास्क है और ये आज ही करना है बैठ के, ठीक है। और कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, कुछ इक्वेशंस, सो ये आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। इनके एन फैक्टर्स कैलकुलेट करिएगा। चलिए, सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं ताकि आप जब सॉल्व करें तब आपको दिक्कत नहीं आए, राइट। आप इन रिएक्शंस को इनके इन फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। आगे नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे, विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन को जो हम बैलेंस करते हैं, अब रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग, और हमको नॉर्मल तरीके से भी बैलेंसिंग करनी आती है। हमने हिट एंड ट्रायल सीखा था, हमने एक्स एंड वाई मेथड सीखा था, जो कोएफिशिएंट मेथड सिखाया था मैंने। सो मैंने आपसे तब कहा था मैं आपको और भी बहुत सारे मेथड से बैलेंसिंग सिखाऊंगी आगे चल के, राइट। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करा था तो हमने 2 मेथड्स वहाँ सीख लिए थे। अब उसके आगे के कुछ मेथड्स हमको यहाँ पे सीखने हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने कहा कि एसिडिक मीडियम में होती है, न्यूट्रल मीडियम में होती है, अलग अलग मीडियम्स में होती हैं। तो अक्सर हम क्या देखते हैं, देखिए हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस लिखी कि उतनी रिएक्शंस के अंदर हमने कितनी बार चार्ज की बात करी है। देखो हमने यहाँ आयंस की बात करी क्योंकि आयन या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। हमने कंप्लीट रिएक्शन लिखी है क्या, बताओ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑक्सीलेट आयन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मैंने सिर्फ उसी की बात करी है। रिडॉक्स रिएक्शन में हम रिडक्शन, वी आर कंसिडरिंग द रिएक्शंस व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम उन्हीं आयंस की बात कर देते हैं। इनफैक्ट हम स्पेक्टेटर आयंस को भी हटा देते हैं। तो कई बार क्या होता है, रिएक्शंस जो हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, अधूरी सी रिएक्शन लिखी हुई होती है।
तो हम जब बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, हम जब बैलेंसिंग करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है, अदर देन द गिवन आयंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो सकते हैं, वो अक्सर मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें रिडॉक्स रिएक्शन को अलग तरीके से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं, उसको बैलेंस करने के दो नए तरीके हैं। एक तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, और दूसरा तरीका है हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ये कुछ मेथड्स हैं, क्या सबका निकालना है, ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना है, और होमवर्क में ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना है, और साथ में आपको एन फैक्टर भी सबका निकालना है, कुछ नहीं छोड़ना है, सबका निकालना है, ठीक है। तो चलो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। सो ये दोनों मेथड्स एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं। जब आप एमसीक्यू कर रहे होते हैं तब किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीडेशन नंबर से कर लो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लो, हमें तो बैलेंस्ड इक्वेशन या उसके कोएफिशिएंट या उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस की जरूरत है, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम में हमको लिख के दिया जाता है, हमसे लिख के स्पेसिफाई करके पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, तो उस एग्जाम में हमें लिख के देना पड़ता है कि भैया कौन से रिएक्शन, कौन से मेथड्स हमने बैलेंसिंग करी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या सीखना है, बैलेंसिंग एक्चुअली करते कैसे हैं, उसी बात पे आपको ध्यान देना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यहाँ पे एक और बात आपको देखनी है, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम बैलेंसिंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम एटम्स देखते हैं, हर एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो कंजर्व्ड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड शुड बी द सेम, ठीक है। सो दैट मीन्स एटम्स शुड बी कंजर्व्ड, या कंजर्व्ड छोड़ो, आप लिखो कि शुड बी, easy language, should be same on reactants and product side, should be same on the reactant as well as on the product side। दूसरी चीज हमें यहाँ क्या देखनी पड़ती है, अभी हमने बार बार बोला हम आयंस उठा लेते हैं, हम आयंस उठा लेते हैं, हम आयंस ही लिखते हैं, तो यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, चार्ज should be balanced on reactant LHS and RHS, reactants and product side, product side। So both sides पे reactants and product side पे चार्ज एज वेल एज एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज चार्ज दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। आई थिंक अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, सो वील कैरी ऑन विद दिस मेथड, क्योंकि इसको पूरा टाइम चाहिए समझने के लिए और इस पे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो वी विल बी कैरिंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। क्या प्रॉब्लम है दिव्यायन इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन में फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट C2O4 Fe+2, C2O4 2- दोनों कैंसिल हुए, फेरस ऑक्सिलेट बना और ये कन्वर्ट हुआ किस में, Fe3+ में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बैलेंसिंग जो है ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंसिंग सिखाने वाली हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे लास्ट पार्ट की तरफ, बैलेंसिंग, और उसके बाद लास्ट पार्ट दैट इज टाइट्रेशन। फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती हैं लिखते लिखते गलतियाँ, कोई बात नहीं। अगर आपने कार्बन लिख दिया है तो क्रोमियम लिख दिया है तो कोई बात नहीं।
चलिए बढ़े आगे, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप, हाँ, आज की सेशन वाली आप प्रैक्टिस जो मैंने बोला है ये आज बैठ के जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे के टॉपिक्स को लिंक अप करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।